नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस का मुद्दा है यूसीसी। क्या यूसीसी आ जाएगा तो देश में तूफान आ जाएगा? सियासत में किसी फैसले से पहले उसका माहौल बनाने की अलग इंपॉर्टेंस होती है। 2 दिन में पहले गृह मंत्री और कानून मंत्री फिर प्रधानमंत्री की बैठक में यूसीसी पर चर्चा होने की खबर है। मैसेज ये है कि सरकार इसको लेकर सीरियस है और इसीलिए यूसीसी का विरोध भी रफ्तार पकड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यूसीसी आया तो देश में तूफान ना आ जाए। फारूक ने कहा कि शरीयत के होते हुए मुसलमान यूसीसी मंजूर नहीं करेंगे। यूसीसी के नाम से डराने में महबूबा मुफ्ती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा कि देश बड़े मुश्किल के दौर में है, अब अल्लाह ही निजात दिलाए। एक और मुस्लिम नेता है समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान वर्क। उन्होंने कहा है कि देश के मुसलमान मोदी के नहीं मुफ्तियों और उलेमाओं के हिसाब से चलेंगे। वहीं अरशद मदनी बड़ी बेचारगी के साथ बोले कि बेचारे मुसलमान कर ही क्या सकते हैं। वहीं विपक्ष के गैर मुस्लिम नेता भी बोले। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा कि यूसीसी सिर्फ ध्यान भटकाने और वोटों को बांटकर 24 का चुनाव जीतने के लिए हो रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा है कि देश में कानून का राज चलेगा, मोदी का कानून नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को ही कहा था कि जो लोग वोट के भूखे हैं वो ही लोगों को यूसीसी के नाम से डराते हैं। विपक्ष के हमलों पर सरकार की ओर से बयान आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जितनी मर्जी उतनी शादी ये भारत में नहीं चलेगा। उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर इतिहास पढ़ने को कहा और याद दिलाया कि एक ना एक दिन देश में यूसीसी लागू करना है। ये तो नेहरू, पटेल और अंबेडकर भी चाहते थे। सवाल है कि जो इतिहास राजनाथ बता रहे हैं क्या वो विपक्षी दलों ने वाकई पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो समझने की बजाय तूफान से डराने की सियासत क्यों? इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले अभी तक का अपडेट। उसी को लागू करने जा रहे हैं, हम उन्हीं के वचन को पूरा करने जा रहे हैं बहनों भाइयों, जो संविधान में दिया। मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए। कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। हमारी मर्जी से चलेगी, क्या करेंगे, क्या है हम इसको अल्लाह चाहेगा। मुसलमानों को इससे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है ये टुकड़े टुकड़े के। ऐसा मुद्दा ढूंढना चाहते जिसके ऊपर हिंदू मुसलमान का तनाव पैदा हो और चुनाव। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ यूसीसी नहीं। संविधान ने आर्टिकल 44 में सबको निर्देश दिया है, एक समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। अगर ये सरकार बताए कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, तब उस पर प्रतिक्रिया की जा सकती है। हो सकता है कोई कहे कि तो बड़ी अच्छी बात है, इसको स्वीकार करते हैं। मुसलमानों को ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि यूसीसी मुल्क पर इम्प्लीमेंट किया जाए। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्ती आम करेंगे उसको हम गवर्नमेंट में यहाँ पर जो क्या कर रही है उसके खिलाफ। तो मैं आपको बता दूं, बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। कौन कौन हमारे साथ जुड़ेंगे? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रखर प्रवक्ता है। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। कलीमुल हाफिज साहब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। कुलदीप कुमार स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन है। और नूर अहमद अजहरी साहब जो कि मेंबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान आपसे समझना चाहूंगा, यूसीसी का विरोध क्यों? रक्षा मंत्री तो कह रहे हैं भाई कोई आदमी चाहे जितनी मर्जी उतनी शादी, ये इस देश में नहीं चलेगा। और अगर ये कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? देखिए दीपक जी, यूसीसी को शादी से क्यों जोड़ रहे हैं? शादी सिर्फ मुसलमान करता है क्या? शादी क्या हिंदू नहीं करता है क्या? इसमें शादी और ब्याह का इशू नहीं है। आप एक शादी को एक पर्टिकुलर मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं? तमाम ऐसे स्टेट है कि जहां पर 2 शादी अलाउ है, लोग करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। सवाल शादी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इस मुल्क के संविधान ने यह हक दिया है कि आदमी धार्मिक तौर पे किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकता। और जो आप लगातार 43 की बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल 43 की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अगर वाकई में बाबा साहब को लागू ही करना था तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे क्यों रखा? जाहिर सी बात है उसी वक्त लागू कर देते, लेकिन उस वक्त मकसद ना लागू करने का यह था कि हालात बेहतर नहीं थे लागू करने के।
और अभी भी 75 साल में भी बेहतर नहीं हुआ है भाई। उस वक्त तो दंगे फसाद चल रहे थे, आपको पता है 1947 के बाद किस तरह के हालात थे गांधी जी की हत्या के बाद। अब बात दीपा की बात ही नहीं करने देंगे। 2018 में लॉ कमीशन ने यही कहा कि अभी बेहतर हालात नहीं है और इसकी जरूरत क्या है। दूसरी बात, इसके दूसरे पहलू पे हम जाना चाहते हैं। इसी से मैं जानना चाहता हूं हमारे हिंदू भाई या मुसलमान भाई का फायदा क्या है। सवाल इस बात का फायदा नहीं है, सिर्फ ये ध्रुवीकरण कर करके अपनी कमियों को छिपाना चाहते हैं। जो 9 साल में नहीं कर पाए, तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे और देश को गुमराह किया था, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, पूरा नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं यूसीसी के आड़ में छिपना चाहते हैं। आज माननीय मोदी जी अपनी उपलब्धियों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं कहते मैंने बुलेट ट्रेन चलाया इसलिए वोट दो? क्यों नहीं कहते कि हमने तमाम विकास किया, स्मार्ट सिटी बना दिया, बनारस को क्योटो बना दिया, हमें उस पर वोट दो, हमने फला महंगाई कम कर दी, उस पर वोट दो, बेरोजगारी, इस पर वोट क्यों नहीं मांगते? जब चुनाव नजदीक आ गया आप यूसीसी की बात करते हैं। अरे भाई, अगर यूसीसी आप लागू करना चाहते हैं, आप ड्राफ्ट करिए उसको, सब दलीय बैठक बुलाइए, सर्वधर्म बैठक बुलाइए, राय मशवरा करिए। अरे राय मशवरा तो कर रहे हैं सर, लॉ कमीशन राय तो मांग रहा है, आप भी लिख के भेजिए एक फर्रा। किससे राय मांग रहा है? हर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में से जो चाहे वो राय दे सकता है। सर अजीज खान भी दे सकते हैं, दीपक चौरसिया भी दे सकता है सर, और नूर अहमद अजहरी साहब भी दे सकते हैं। सर सुनिए ना सर, अगर वाकई में ये सरकार वाकई में ये चाहती है कि लागू करना और इसकी नीयत खराब नहीं है, तो सारे दलों को क्यों नहीं बैठक बुलाती है? ये सर्वधर्म सारे जितने हर धर्म के जो महात्मा है, हर धर्म के जो मुफ्ती है, हर धर्म के जो अगुआ है, उनसे बुला करके राय मशवरा करें, क्योंकि ये मुल्क जो है ये मुसलमानों को छोड़कर कोई विरोध नहीं कर रहा, ना जैन कर रहा है, ना बौद्ध कर रहा है, ना पारसी कर रहा है, ना जूइश कर रहा है, ना क्रिश्चियन कर रहा है, ना सिख कर रहा है, ना जैनी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा विरोध। सर सब करेंगे, आने तो दीजिए ना, आने दीजिए ना, ये सब करेंगे। मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हैं? खाली मुसलमान को क्यों जोड़ रहे हैं कि यूसीसी का विरोध कर रहा है? हर कौम जो इस मुल्क की खूबसूरती को समझता है, जो जानता है कि इस मुल्क में अलग अलग मजहब के लोग रह रहे हैं और उनके अपने अपने तरीके हैं काम करने के, और नो डाउट कि जो अपने अपने तरीके हैं और खूबसूरत तरीके हैं, उसको अगर वो फॉलो कर रहा है तो मतलब मजहबी लिबर्टी चाहिए आपको कानून से कोई लेना देना नहीं। सर कौन कानून को नहीं मान रहा है? सब कानून को मान रहे हैं। तो बाकी कानून भी शरिया के कर देते हैं ना, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, गर्दन के बदले गर्दन, वो भी शरिया के बना देते हैं। तब तो आप आईपीसी और सीआरपीसी बोलते हैं। देखिए दीपक जी, आप यूसीसी से नाक, कान और हाथ को क्यों जोड़ रहे हैं? अरे शरिया कानून चाहिए ना आपको? नहीं सर, मैं बात शरिया चाहिए ना आपको? सिर्फ मुसलमान को यूसीसी क्यों जोड़ते हैं आप यूसीसी से? इसमें हर वो शख्स इसका विरोध करेगा जो इस मुल्क की खूबसूरती में, आपसी इत्तेहाद में विश्वास रखता है। यह बहुत खूबसूरत मुल्क है। गोवा में अलग, हम चलिए आप यूसीसी लागू करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नूर अहमद साहब, आपकी क्या आपत्ति है? सर एक आखिरी एक 10 सेकंड। सर गोवा में गौवध अलाउ है, आप यूपी में गौवध क्यों अलाउ नहीं है? आप वो यूसीसी में लाएंगे? आप क्या बहुत सारे कानून अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लागू है, हिमाचल में, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में, क्या वो सारे कानून बदले जाएंगे? डॉक्टर साहब, नूर अहमद अजहरी साहब, बताइए आपकी क्या आपत्ति है? देखिए, सबसे अहम बात यह है, अभी आपने अपने रिकॉर्ड में हमें दिखाया, एक साहब कह रहे थे जितनी मर्जी उतनी शादी। मैं जैसे मुसलमानों पे ये आरोप आता है कि मुसलमान 4 शादी करता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद है और उन्हें मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे भारत में वो 10 नाम ऐसे दिखा दें मौजूदा हालत में जिनकी 4 बेटियां। तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको खुल के गले मिलके राजी करना चाहिए बीजेपी वालों के साथ। सिर्फ इस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कब तक होगी? एक तरफ तो देश के वजीर आजम कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कब तक करेगी? नहीं, बीजेपी वाले कहते हैं। एक तरफ लॉ कमीशन सुझाव मांग रहा है, दूसरी तरफ वजीर आजम ये बात खुल करके मुखर होकर के कह रहे हैं कि यूसीसी आनी चाहिए। तो लॉ कमीशन का महत्व क्या है बताएं हमें आप? अरे वो भी तो लॉ कमीशन तो नहीं करेगा, लाने के लिए मोदी जी जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यस या नो का अधिकार है उसे क्या? अगर सुझाव ये यूसीसी के खिलाफ ज्यादा आ गए तो क्या मोदी जी की बात को लॉ कमीशन टाल देगा? बताएंगे हमें आप? बताइए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, शायद इनको ध्यान नहीं है
नूर मोहम्मद अहमद साहब को और अजीज खान साहब जी को तो ध्यान है, मगर जान के बोलना नहीं है, हम समझ सकते हैं। जब यह संविधान बना, संविधान सभा की डिबेट में 23 नवंबर 1948 बाकायदा इस विषय पे बात आई तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि एक समान कानून क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात का स्मरण दिलाया कि 1939 से पहले पूरे भारत में एक समान कानून था, यहां तक कि वो इलाके जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए उन पे भी समान कानून लागू था। यहां तक कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा, वहां भी समान कानून लागू था। ये तो अंग्रेजों ने हमें विभाजित करने के लिए अलग अलग रूल बनाए थे, मगर अफसोस की बात यह है कि उस बात पे यकीन नहीं है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 में यह कहा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। 6 बार कम से कम सर्वोच्च न्यायालय और 10 बार से अधिक अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय बोल चुके हैं। तो ये कोई हमारा एजेंडा नहीं। हां, हम इसको मानते हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने की गुलामी की विरासत के बचे हुए एजेंडा में से एक है जो विभाजन करने के लिए डाला गया था। इसलिए आज का मुद्दा नहीं है जनाब। ये 1980 के बाद भाजपा का एक चुनाव घोषणा पत्र दिखाइए जिसमें यह ना हो। 1951 में जनसंघ के जवाब नहीं दिया सुधार, मगर यह मुद्दा एक और बात नूर साहब एक मिनट, बीच में नहीं, एक एक करके बोलते हैं, पूरा वक्त मिलेगा आपको। मैं कभी किसी को आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। मैं मान्यवर बताना चाहता हूं, एक बात बहुत और स्पष्ट कर दूं कि दर्शकों के मन में कंफ्यूजन न रहे। जिसे हिंदू कोड बिल कहा जाता है उसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। चूंकि नेहरू जी की सरकार जिस समय यह लाई तो उसकी यह हिम्मत नहीं थी कि मुस्लिमों के लिए लाए, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ हिंदू समाज पे लागू किया। इसलिए इसका नाम हिंदू कोड बिल है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और इस विषय का विस्तृत विवरण दीपक जी खुद नेहरू जी की जबानी में कोट करता हूं। 1956 में हंगरी के एक पत्रकार टिबोर मोंडे को नेहरू जी ने अपना विस्तृत इंटरव्यू दिया, जो उसने अपनी किताब नेहरूज व्यू इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसमें उन्होंने कॉमन सिविल कोड पर भी पूछा। तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से बताया कि हमने अब हिंदुओं में दूसरी शादी को गैर कानूनी कर दिया है, जायदाद में विरासत के नियमों को निर्धारित कर दिया है। तो पत्रकार पूछता है मुस्लिमों के बारे में, तो यह नेहरू का शब्द है, उसमें अंग्रेजी में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम। हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है कि मुसलमानों के मामले में हम उंगली रख दें। उनका अपना एक अलग सोच है, उनको अलग हिसाब से चलना चाहिए। अब सुनिए, वो पत्रकार आगे कहता है, मगर टर्की तो मुस्लिम देश है जहां खलीफत हुआ करती थी, जहां इस्लाम के खलीफा का केंद्र था, उसने तो कॉमन रूल लागू कर दिया, तो आपको क्या समस्या है? तो जानते नेहरू क्या बोलते हैं? वो कहते हैं वो तो मुस्लिम देश है मगर हम ये हिंदू बाहुल्य हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि मुसलमानों को लगे कि उनकी धार्मिक भावना में हस्तक्षेप हो रहा है। और वो हस्तक्षेप कहां तक गया, अब मैं बता रहा हूं। आरिफ मोहम्मद खान साहब को कोट कर रहा हूं। जब राजीव गांधी सरकार के समय में शाहबानो केस आया, उन्होंने विरोध किया, तो आरिफ खान साहब का कहना है कि राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने उनसे कहा कि तुम इसका विरोध क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि मुस्लिम समाज को गर्त में ले जाने वाला काम हो रहा है। तो वो बोले, ये बकौर आरिफ साहब, राजीव गांधी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है कि मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते तो तुम पड़े रहने दो, क्यों तुम उस चक्कर में पड़ रहे हो? बस वही मानसिकता, इसीलिए आज देश की सारी माइनॉरिटीज एक से बढ़कर एक प्रॉस्परस है। पारसी 0.1% की है। देखिए कैसे कैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े हमारे आर्मी चीफ से लेके क्या क्या हुए। जैन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली माइनॉरिटी 1%, सबसे एंटरप्रेन्योर वाली माइनॉरिटी सिख 1.8%, क्रिश्चियंस में भी पढ़ाई का स्टेटस बहुत ऊंचा। बस एक जिसको गर्त में डालना था, गर्त में डालते चले गए। मगर अफसोस यह है कि आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि यह उनके हित में है या अनहित में है। मुझे लगता है इस कदर इनके ऊपर चश्मा चढ़ा दिया गया है कि ये अपना अहित और हित भी नहीं देख पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सभी समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में भी। कलीमुल साहब, मुस्लिम समाज के हित में क्या है? क्या वाकई मुस्लिम नेता इस बात को समझते हैं कि मौलवी, उलेमा, मुफ्ती, इन सब के पीछे बस भेड़ चाल में चलना है? कैसे रिफॉर्म होगा, समाज कैसे सुधरेगा, इसके बारे में मुसलमान समाज ने क्या कभी भी ध्यान दिया है? मैं एक लार्जर सवाल पे आता हूं आपके पास। देखिए, मुस्लिम समाज अपनी तरक्की के बारे में बारहा सोचता रहता है और सरकारों को सिफारिशें भी करता है। लेकिन ये जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, ये माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर देती है, जबकि देश के सारी जीडीपी बढ़ रही है, सारे बजट बढ़ रहे हैं।
लेकिन ये बजट कम कर देती है। एक तरफ बात करती है पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की, तो दूसरी तरफ जो पसमानदा मुसलमानों के बच्चे मौलाना आजाद फेलोशिप लेके हायर एजुकेशन में जाते थे उस स्कॉलरशिप को बंद कर देती है। तीसरी तरफ इनके जितने चेले चपाटे हैं, जो इनके सहयोगी दल हैं, वो जितनी मॉब लिंचिंग करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, सब पसमानदा मुसलमानों की करते हैं। चाहे वो अखलाक हो, चाहे तबरेज अंसारी हो, चाहे पहलू खान हो, या जितने भी अब तक इन्होंने गाया कि तो गौ तस्करी के शक में जो 9 साल में 9 नाम भी नहीं बता पाएंगे कलीमुल साहब, जिसको आप एक कल्चर बोलते हैं। मैं आपको 2-3 नाम ही आते हैं, पहलू खान, तबरेज अंसारी दूंगा, मगर आपको सुनने की हिम्मत नहीं होगी। चलिए आगे मैं बताता हूं। देखिए, तबरेज, अफरोजुल, पहलू, हाँ नहीं, मुझे अगर इस पे 3 के बाद अटक गए आप। सकता हूं। सवाल ये है 3 के बाद अटक जाते हैं आप। 9 नाम नहीं बता सकते 9 साल में आप। ये याद नहीं है कलीमुल भाई, याद नहीं है। जो केंद्रीय मंत्री तबरेज तबरेज पे आ गए ना, फिर घूम फिर के तबरेज, पहलू खान करते हैं, वो आपको अच्छा लगता है। यही 2-3 नाम है जिनको आप घुमाते रहते हैं यूं करके, और पूरे देश का नैरेटिव बदलते रहते हैं। दुनिया में कहते हैं कि हमारे देश में मॉब लिंचिंग होती है। अच्छा, कोई आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे, ऐसे बड़े लोग तो मैंने नहीं देखे भाई। किस उसमें लाएंगे जो जिंदा जला के मार दिया जाता है? सही है। नहीं, जो जुनैद नासिर को जिंदा जला के मार दिया जाता है, तो हार का है ना। दोनों आदतन अपराधी थे भाई, किसी को मारना सही नहीं है, लेकिन वो दोनों क्या थे, इनका बैकग्राउंड भी तो समझिए। पता नहीं किस कारण से हत्या हुई, उसको आपने इससे जोड़ दिया। मतलब आप तो ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था खत्म हो जाए यहाँ पे? नहीं सर, हम तो चाहते ही जो सहयोगी दल है वही कानून चलाएंगे। वाले बोलते हैं कि 15 करोड़ को एक साथ आ जाने दो, 100 करोड़ को मार के भगा देंगे। आप इतने बड़े एंकर हैं, आप ही के नेता ने कहा, आप ही की पुरानी पार्टी के आप इतने बड़े एंकर हैं, आप देश के कानून व्यवस्था की ऐसे नेशनल टीवी पे धज्जियां उड़ा रहे हैं। यानी कोई अपराधी, अगर कोई अपराधी भी है तो कोई गुंडा उसको आगे मार देगा। मैंने कहा जज के सामने जो किसी की जान लेने का हक नहीं है, पर वही ना 9 साल में मैंने आपको कहा 9 नाम बता दीजिए। मॉब लिंचिंग है, 9 नाम नहीं बता पाएंगे कलीमुल भाई, चैलेंज कर रहा हूं। चलता हूं तो आप रोक देते हैं मुझे। मैं नहीं रोक रहा आपको। अच्छा, 9 नाम बताइए। चलिए, कोई झूठ मत बोलिएगा, मैं अभी निकलवा लूंगा। चलिए साहब, देखिए, पहलू खान, अफरोजुल, तबरेज, जुनैद, नासिर, अखलाक, शहजाद, आफताब, और नवा नाम है जो अभी उसमें जो महाराष्ट्र में जो 2 दिन पहले लिंचिंग हुई है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। देखो, 9 नाम का अटक आपको। अब ये परसों का वाकया है देश में हो रही है। 9 नाम 9 साल में नहीं बता पा रहे हैं। 9वें नाम में अटक गए, गाड़ी फेल। आप मुझे बताइए ना, अब आप क्या करेंगे? आप नहीं, अरे आपके परसों हुई है लिंचिंग, वो नाम तो बता दीजिए सर। लिंचिंग हुई है, 9 नाम मैंने गिना दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? क्या करें? नहीं, अब आप किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे? मत बनाया करिए। आप बीजेपी से सवाल पूछेंगे, बीजेपी प्रवक्ता से पूछेंगे कि ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? अच्छा बताइए सुधांशु, ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? मुसलमानों पे हमला हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आप यूसीसी ला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। देखिए, कलीमुल हफीज साहब भूल गए कुछ और मुस्लिमों की मैं मॉब लिंचिंग बता देता हूं। एक इंस्पेक्टर अयूब पंडित थे, याद है? कश्मीर घाटी में 2019 से पहले हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी और किसी को भी निपटा देती थी। उसमें इंस्पेक्टर अयूब पंडित को उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना के एक जाबाज थे औरंगजेब, उनको भी खत्म कर दिया था। और ये बड़ा नॉर्मल सी बात थी, ये हर जुमे को होता था, ये तो कभी होता नहीं था। और जहां तक आप मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो हम गिनाना नहीं चाहते। ये बताइए, चाहे 84 के सिखों के दंगे हों या भागलपुर का दंगा, सूरत का दंगा, भिवंडी का दंगा, 87 का मेरठ का दंगा, 90 के दौर में उत्तर प्रदेश में हुए सारे दंगे, ये सब क्या थे? मॉब लिंचिंग थोड़ी थी, ये तो प्यार मोहब्बत में ऐसे ही हो गए थे। ये बताइए, जब जिस समय देश का विभाजन हुआ 20 लाख लोग मारे गए थे। कैसे मारे गए थे? मॉब लिंचिंग के द्वारा। 2.25 करोड़ बेघरबार हुए थे इधर से उधर, और उसमें 90 से 95% हिंदू थे। कैसे हुए थे? मॉब लिंचिंग थोड़ी थी उस समय, मॉब लिंचिंग थोड़ी होती थी। वो तो लगता था कोई संगीत होता था जिसमें आते थे, मार के भगा दिए जाते थे, सारे हो जाते थे। इसलिए जब आप मॉब लिंचिंग और ये बात कहने का प्रयास करते हैं, और मैं भी कहना सकता हूं आपको, दक्षिण भारत में प्रशांत पुजारी से लेके, जाटव से लेके, अरुण महौर से लेके, उत्तर प्रदेश के बाकायदा बताते हुए आपको बता सकता हूं। इसलिए उस विषय को छोड़िए, आज का जो विषय था, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुस्लिम बेटियों को भी एक शादी का अधिकार मिल जाएगा
तलाक देने का अधिकार मिल जाएगा, संपत्ति में अपने भाइयों के बराबर का अधिकार मिल जाएगा। और अभी तक क्या है कि यदि कोई मेडिकल प्रॉब्लम लड़की में हो, महिला में, तो पुरुष तलाक दे सकता है, पर अगर बच्चा ना होने की कोई मेडिकल इशू पुरुष में हो तो महिला तलाक नहीं। ये सब मिल जाएगा। क्या समस्या क्या है? उसके बाद आप निकाह जैसे करना हो करिए, कोई नहीं रोक रहा भाई। 7 फेरों के थ्रू शादी हो या मौलवी साहब के द्वारा निकाह पढ़वा के शादी हो, फिर वो चाहे जूता चुराने वाली रस्म हो या छंद समान पहनाने पूछने वाली रस्म हो, इसमें कौन सी समस्या है भाई? क्या समस्या है बताइए डॉक्टर अजीज खान, और उसके तुरंत बाद में कुलदीप कुमार के बाद सुधांशु जी। नहीं, कुलदीप कुमार जी से ही शुरू करते हैं। कुलदीप कुमार जी, आप सिद्धांततः इसके समर्थक हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले नहीं, मुझे 5 सेकंड, मुझे 10 सेकंड रुक जाइए ना, आपका आउटपुट भी गड़बड़ा रहा है, मुझे उसको चेक कराना है प्लीज सर। 10 सेकंड देखिए दीपक जी, संविधान का आर्टिकल 44 ये कहता है कि सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन ये सरकार आज इस बात को स्पष्ट करे, वो ड्राफ्ट देश के सामने रखे, क्योंकि भारत जो है वो अलग अलग विभिन्नताओं का देश है। यहाँ हर जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, हर जगह की कहीं की भाषा अलग है, कहीं का रहन सहन अलग है, हर तरह की चीज़ है। जैसे आप सिखों में देख लेंगे तो आनंद मैरिज एक्ट है, उस पर केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। आदिवासियों के लिए जो आर्टिकल 371 कहता है, उस पर ये सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सरकार को जनता को मूर्ख बनाने से बजाय ये सामने ड्राफ्ट रखना चाहिए, मसौदा रखना चाहिए, ताकि लोग इसे पढ़ सकें और समझ सकें कि विभिन्न धर्मों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है और सरकार उसको कैसे करे। क्योंकि इस देश ने पहले भी देखा है कि इस सरकार ने कितनी मूर्खतापूर्ण तरीके से बहुत सारे कानूनों को लागू किया। जैसे 3 काले कानून लेके सरकार आई, 3 काले कानून जो कृषि के अंदर थे उनको उसके अंदर क्रांति बताया गया, रेवोल्यूशन बताया गया। बाद में जिनके लिए सबसे पहले समर्थन आपने किया था भाई, और बाद में सरकार को उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। ऐसे ही नोटबंदी का फैसला, पहले नोटबंदी पे क्या क्या कहा गया, क्या क्या बताया गया, बाद में सरकार को समझ में आया कि 2000 का नोट बंद करने से आतंकवाद खत्म नहीं, चालू करने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, बंद करने से होगा। तो ये सारी बात है कि जब तक कोई इस देश में एक अनपढ़ की वजह से, अनपढ़ प्रधानमंत्री की वजह से, मुझे लगता है ऐसे कोई फैसले ना हो जाए जो देश को नुकसान पहुंचाए। साथ साथ सरकार को अपना ड्राफ्ट क्लियर करना चाहिए, और मुझे लगता है कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री होगा, तो इन चीजों को अच्छी तरह से लागू कर पाएगा। वो समझ पाएगा कि इस देश की व्यवस्था क्या है, देश को किस तरह लेके जाना है, किस तरह से समझदार प्रधानमंत्री कौन होगा भाई? कुलदीप जी ये भी बता दीजिए। पढ़ा लिखा समझदार, एक पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति जो भी होंगे देश के प्रधानमंत्री, निश्चित रूप से ऐसी चीजों को हैंडल कर सकेंगे। उन्हें समझ में आता होगा कि 2000 का नोट चालू करने से आतंकवाद खत्म नहीं होता। 2000 का नोट उन्हें समझ में आना पड़ेगा। उन्हें समझ में आना पड़ेगा कि जिन किसानों के लिए आप एक कानून बना रहे थे, वो काले कानून से पूछ के बनाए होते। बोल ही दीजिए ना, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति कौन होना चाहिए, बोल दीजिए ना कुलदीप जी। पूरा देश जानता है पढ़े लिखे समझदार कौन है। ये देश पूरा चाहता है कि पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो, ये सब कोई चाहते हैं। अच्छा, कौन है, नाम तो बताइए सर। देखिए मैंने तो कहा ना, कोई भी हो सकता है, ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है। जनता जिसको चुनेगी, जनता इसको लेके आएगी, जनता जिसको लेके आएगी, जनता उसको स्पष्ट करेगी। अजीज खान साहब क्या हो रहा है? पढ़ा लिखा समझदार, लेकिन पढ़ा लिखा समझदार है, आप जानते हैं ना। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी, देश क्या हो रहा है अजीज खान साहब? देखिए क्या हो रहा है, यूसीसी में भी जो है ये साथ दे रहे हैं सरकार का, सिद्धांत तो सहमति। देखिए क्या होगा विपक्षी एकता का सर? देखिए ऐसा है दीपक जी, इसमें कुलदीप जी गलत क्या कह रहे हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो, सुलझा हो, समझदार हो, अच्छा, ऐसा ना हो जो कानून वो IRS हो या ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया हो। सर सुनिए ना, अरे सर सुन तो ले आप सर, कि कानून इधर बनाए, उसको ये ना पता हो ये कानून बनाने लायक है या कानून बनाने लायक नहीं, ये बनाना चाहिए। ठीक है सुधांशु जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। सर तो इसमें बुराई क्या है? सच तो यह है कि पढ़ा लिखा और समझदार हो, दूरदर्शी हो, जो देश के हित में सोचे। सही बात। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनको देश से कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। सिर्फ उनको चाहिए, प्रधानमंत्री होता ही इसलिए कि अपना एजेंडा चलाए भाई, जनता चुनती इसीलिए। सुधांशु त्रिवेदी, वोट लेना, ऐसा ना हो कि वो एक उद्योगपति को बड़ा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के विदेश चले जाएं। सुधांशु जी आवाज आ रही है मेरी? जवाब दे सकते हैं आप, पढ़े लिखे समझदार प्रधानमंत्री के बारे में। आवाज चली गई। चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी के पास चलता हूं, फिर बहस में आऊंगा। विजय शंकर तिवारी जी, जो लोग अपोज कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उनके लिए क्या कहेंगे?
मैं तो ये कहूंगा दीपक जी, अभी बात हो रही थी अड़पड़ और पढ़े लिखे की बात हो रही थी, तो कोर्ट ने बार बार यूसीसी लागू करने की बात कही। इसका मतलब है कोर्ट में बैठे हुए जो माननीय जज हैं ये उनके लिए कह रहे होंगे, अनपढ़ की बात कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ही बार बार कहा है कि इसको सरकार लागू करे। तो जब ये बात कर रहे थे कि वो अनपढ़ की बात कर रहे थे, तो इन्हीं कोर्ट के लिए बात कर रहे थे कि कोर्ट ने बार बार ऐसा क्यों कहा कि देश में इसकी आवश्यकता नहीं है। देश में यूसीसी लागू करने के विरोध में लगभग लोग उनके पास तो जो कोर्ट में बैठे हैं महामहिम, उनके पास तो असली डिग्री है। मैंने नकली डिग्री वाला की बात करी है। कलमुल जी उन्होंने ही कहा है, कलमुल जी उन्होंने ही कहा है कि यूसीसी लागू सीधे सीधे आप उनका विरोध कर रहे हैं। एक मिनट कुलदीप जी, मुझे एक सवाल का जवाब। तो नकली डिग्री वालों की बात करी। मुझे विजय भाई एक बार रुक जाइए, पढ़े लिखे की बात हो रही है ना, तो मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कुलदीप कुमार जी से। कुलदीप कुमार जी, आपके एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, IRS रहे हैं, हालांकि कुछ कहते हैं कि रहे नहीं रहे, उस पर भी डाउट है, कई विवाद होते हैं, खोज जाने दीजिए, पढ़े लिखे हैं, IITian हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और उसके बाद आपके दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत मान, कभी उनकी डिग्री भी बताया करिए। नहीं रहे या नहीं रहे मतलब दीपक जी, अगर आप ऐसी आप पत्रकार है, अगर आप IIT में पढ़े हैं, जहां तक मुझे याद है, मैं ये कह रहा हूं, और मैंने कहा IRS पर विवाद हुआ है, कई बार विवाद भी हुआ है। IRS की जॉब से मुझे नहीं पता किसने विवाद किया है, उनके लिए आप चेक करा लीजिए, रिकॉर्ड निकाल RTI लगा लीजिए, यहाँ तो RTI का जवाब नहीं आता है। अच्छा मुझे बताइए ना, भगवंत मान की डिग्री साझा करिए। डिग्री जेन्युइन है। देखिए मैंने क्या कहा कि देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री जो है वो पढ़े लिखे होने चाहिए, जिनके पास डिसीजन लेने की पावर हो। ऐसा ना हो कोई एक बड़ा उद्योगपति आए, उनसे कोरे कागज पे साइन करा के चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जो भी स्पष्ट उन्होंने भगवत मान जी की आप बात कर रहे हैं, उनकी क्या डिग्री है बताइए आप मुझे। मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आप आपकी की डिग्री पूछते हैं तो मैं आपसे आप बताइए। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि वो इंटर पॉलिटिकल साइंस के MA कर रखा है। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने लिख के दिया चुनाव आयोग को, क्या नहीं लिख के दिया उन्होंने कब लिख के दिया? देखिए कम पढ़ा लिखा होना बुरी बात नहीं है देश में, लेकिन ये बुरी बात है कि आप कम पढ़े लिखे हैं। हम यूसीसी पर आएंगे, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे का मुद्दा आ गया, इसलिए सुधांशु जी भी कुछ कहना चाहते हैं। डिग्री का हवाला दे दे, वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, वो गैर कानूनी। देखिए मैं ये कहना सुनिए, मैं ये बताना चाहता हूं, संयोग से इस समय जो तीन लोग बैठे हैं ना, एक देखिए कुलदीप कुमार जी की पार्टी, इनके टेक्निकली IIT के ग्रेजुएट हैं, अजीज खान साहब वाले विदेश से पढ़ के आए हैं, और कलीमुल हफीज साहब वाले तो लंदन से बैरिस्ट्री पढ़ के आए हैं। देखिए मगर इन्होंने क्या बेहतरीन पढ़ाई लिखाई का उत्तर दिया है। कुलदीप कुमार जी वाले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे का मुद्दा उठाते हैं। जब सेकेंड वेव कोविड की चल रही थी और वैक्सीन की कमी थी, तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि सरकार वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं बांट देती, ताकि जल्दी से वैक्सीन बन जाएगी और सबको मिल जाएगी और आसानी से उपलब्धता हो जाएगी। अरे ये पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है वैक्सीन का फार्मूला कोई चूरन है क्या? ये कोई चूरन है क्या जो सबको बना दिया जाएगा? आपको याद रखना चाहिए, जब कोविड की सेकेंड वेव थी तो पैरासीटामोल जैसी सामान्य टैबलेट जो बुखार के समय कोई भी ले लेता है, वो भी अमेरिका ने भारत से आयात की थी। और अनपढ़ प्रधानमंत्री मेडिकल तरीका बीच में आप बोल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है देश को होम क्वारंटाइन का फॉर्मूला दिया, उसमें लाखों लोगों की जान बची, प्लाज्मा थेरेपी दी, लोगों की जान बची। और अनपढ़ प्रधानमंत्री ने क्या किया? तालियां बजवाई, कोरोना के लिए बजवाई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सुधांशु जी। ताली और थाली में कोरोना भागता है क्या? ये कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आती हो आप? अरे भैया चरखा चलाने से अंग्रेज भी नहीं भाग जा रहा था भाई, क्या बात आप कर रहे हैं? जैसे चरखा चलाना महात्मा गांधी ने इस समय प्रतीक बनाया था पूरे देश की भावना को, वैसे ही ताली को प्रधानमंत्री जी ने वो बनाया था। बच्चों ऐसी बात मत करिए, थाली बनाने से कोरोना भाग रहा था, तो चरखा चलाने से अंग्रेज भाग रहा था। बेकार की बात मत करिए, पढ़े लिखे कोई मूर्खी कर सकता है। मैंने कहा पैरासीटामोल जैसी सामान्य टैबलेट। भाई देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था कुलदीप जी, गलत बात है कि आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। आप बड़े हैं, समझदार हैं, आपसे सभ्यता की। सुधांशु जी आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। देखिए पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो पढ़े लिखे के समान व्यवहार करिए मान्यवर, जैसे पढ़े लिखे सभ्य सुसंस्कृत लोग व्यवहार करते हैं वैसे करिए ना। हाँ अब मैं आपको जवाब देता हूं। जिस समय कोरोना की सेकेंड वेव थी, याद करिए पैरासीटामोल जैसी सामान्य टैबलेट भी अमेरिका ने भारत से आयात की थी।
क्योंकि हर ड्रग को बनाने की एक व्यवस्था, एक रॉ मटेरियल से लेके उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, स्पेसिफाइड प्रक्रिया होती, स्पेसिफाइड लाइसेंस होता है। अब अगर कोई आईआईटी ग्रेजुएट ये कहे कि सबको बांट देते तो कितना हास्यास्पद है। और सुनिए, अप्रैल 2001 में अरविंद केजरीवाल जी ने आके ये कहा, जब सिंगापुर जाने का उनको मौका नहीं दिया गया तो ये कहते भैया वो तो मेयर कॉन्फ्रेंस थी, तो इनविटेशन लेटर पढ़े नहीं थे कि मेयर कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर जाना चाहता है। फिर कहने लगे कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश दे दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था, भारत का तो छोड़िए। और सुनिए दीपक जी, ये बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े हैं लिखे नहीं हैं दीपक जी, इसलिए जितने भी घोटाले होते हैं उन सारे डिपार्टमेंट की फाइलों पे ये खुद साइन नहीं करते, कहीं सत्येंद्र जैन से साइन करवाते हैं, कहीं मनीष सिसोदिया साइन करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं है। साइन तो मंत्री करेगा, फंसेगा वो जो लिखा हुआ है, हम तो सिर्फ पढ़ के निर्देश देते हैं। और अजीज खान साहब की पार्टी के तो पढ़े लिखे विदेश से आए हुए नेता, क्या बताई जाए, ये तो बीजेपी का वैक्सीन बता दिए थे, तो ये गजबे पढ़े लिखे लोग हैं, अब इनके लिए क्या बताया जाए। प्रधानमंत्री तो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए चले गए श्रीलंका और बांग्लादेश, बताइए नहीं दिलाने गए तो। अच्छा बता, आप मान रहे हैं कि विदेशों में भारत की इतनी धाक हो गई है कि जिसको चाहेगा भारत उसको मिल जाएगा दूसरे देशों से। वाह, आपने तो बड़ा यार हमारी वो कर दी कि मतलब जिसको हम चाहेंगे वो मिल जाएगा। अच्छा, मैं दोनों को रोकता हूं, मुद्दे पर वापस आते हैं। अच्छी बहस हो चुकी है लेकिन मुद्दे पर वापस आना जरूरी है। और इन्होंने पढ़े लिखे अनपढ़ की बात करी। पढ़े लिखे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने होम क्वारंटाइन की व्यवस्था को लागू किया, उसके बाद देश ने उसको इंप्लीमेंट किया, विदेशों ने भी उसको इंप्लीमेंट किया, लाखों लोगों की जान बची। प्लाज्मा थेरेपी को इंप्लीमेंट किया। दूसरी तरफ अनपढ़ प्रधानमंत्री ने क्या किया आपको पता है? ताली और थालियां बजवाई। जब देश के अंदर लोग मौतें हो रही थी, ताली और थालियां बजवा रहे थे। तो ये बात क्लियर समझनी चाहिए कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क होता है, ये देश समझना चाहिए। दूसरी बात आपने यूसीसी पे कहा, मैं भी बार बार ये कह रहा हूं कि वो केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, ड्राफ्ट लाए जनता के बीच में, जनता उसको पढ़े। ये देश जो है विभिन्न जातियों का, विभिन्न समुदायों का और विभिन्न धर्मों का। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका जवाब शरद पवार जी की बात पर। हाँ, मैं शरद पवार जी की बात में, चूंकि विषयांतर न होने पाए, शरद पवार जी भारत के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, परंतु मुझे आश्चर्य है कि वो आज क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं सिख, क्रिश्चियन, सिख, जैन, इनका विचार लेना चाहिए। अरे भाई, वो महाराष्ट्र के नेता हैं, बगल में गोवा है, हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है, वहां कॉमन सिविल कोड है। तो बताइए क्या समस्या क्या है जब वहां चल रहा है क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य में, तो क्या किसी ने आज तक सवाल उठाया है? दूसरा मैं उनसे कहना चाहता हूं, सिख समुदाय 2013 तक हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होता था और 2013 के बाद सिर्फ उसका नाम बदलकर आनंद मैरिज एक्ट हो गया है। बाय एंड लार्ज उसके सारे प्रावधान हूबहू वही हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट के हैं। और जैन आज भी हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होते हैं। हकीकत यह है कि इनके दिमाग में दीपक जी ना सिख है, ना जैन है, ना यहूदी है, ना पारसी है, इन सब के लिए कुछ नहीं है। दिमाग में केवल एम फैक्टर है और सीधे उसका नाम लेने में वो संकोच कर रहे हैं राजनीतिक कारणों से। दिल में तो वो है जो लबों पे नहीं आ पा रहा है, इसलिए वो इस प्रकार से घुमा फिरा कर नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा उतने वरिष्ठ नेता हैं, मुझे उनको सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जैन आज भी हिंदू मैरिज एक्ट से हैं, सिख 2013 तक हिंदू मैरिज एक्ट से थे, क्रिश्चियंस को कोई समस्या नहीं है। और वो बता दें, आज तक जैसे केवल आपत्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है, क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आपत्ति की है? यदि नहीं की है, या जैन धर्म के कोई भी, चाहे वो श्वेतांबर, दिगंबर, थेरापंथी, किसी ने कुछ बोला है? क्रिश्चियंस में रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, आर्क बिशप, कार्डिनल की कमेटी ने बोला है? नहीं बोला है। तो फिर काहे जिसने बोला है उस पर बोलने का साहस करिए, स्पष्टता के साथ उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, बताइए करीमुल साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है नागालैंड में एनडीपीपी, उसके जो अध्यक्ष हैं चिंगवांग क्योंग, उन्होंने ही अपोज कराया कि हम ये यूसीसी के साथ नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे। दूसरे नंबर पे नागालैंड का ही बाप्टिस्ट चर्च जो एसोसिएशन है उसने अपोज किया है। झारखंड की एएसएस आदिवासी समन्वय समिति ने के जो 24 जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर बाकायदा राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि हम इसके विरोध में हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो आदिवासी समूह हैं वो सब इसके विरोध में है, इसलिए ये गलत प्रचार ना करें। क्योंकि अगर समान नागरिकता संहिता होगी, एक कानून होगा, तो क्या आप जो जल, जंगल, जमीन है का अधिकार है आदिवासियों का, वो छीन लेंगे? और अगर नहीं छीनेंगे तो फिर 2 कानून हो गए। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही आप ला रहे हैं।
अब आता हूं मैं उस बात पे जो शुरू में हमारे सुधांशु त्रिवेदी साहब जो इतने बड़े प्रवक्ता हैं रूलिंग पार्टी के, मुझे अफसोस हुआ इनकी बात सुनकर कि पहले भी दंगे हुए, पहले भी बहुत मुसलमान मारे गए और जितने दंगे इन्होंने गिनाए उनको सही हुए, लेकिन पहले कभी भी किसी मंत्री ने या किसी सरकार के आदमी ने उन दंगाइयों के साथ खड़े नहीं हुए। ये पहली बार इनसेंसिटिविटी या शर्म की इंतहा पार हो गई कि केंद्रीय मंत्री बाकायदा मॉब लिंचर्स के गले में हार डालता है, उसको बाकायदा उसका स्वागत करता है। जब बिल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ा जाता है तो बाकायदा इनके संघ परिवार के लोग जाकर उनकी गारलैंडिंग करते हैं। जब अफरोजुल की हत्या होती है तो बाकायदा विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान के हाई कोर्ट को अगवा करके तिरंगा उतार के वहां भगवा लहरा दिया जाता है, और ये प्रवक्ता भी होके और मंत्री भी होके एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद का नाम है। अब आइए उस बात पे कि जिन्होंने कहा कि साहब नेहरू जी की हिम्मत नहीं हुई। आपको पता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने क्यों इस्तीफा दिया था अपने कानून मंत्रालय से? इसलिए कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था क्योंकि जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तो इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया और हिंदू कोड बिल लाने नहीं दिया। वो भी आखिर किस्तों में आते आते 2005 में आज हमारी हिंदू बहनों को बराबर का हक मिला प्रॉपर्टी में, जबकि इस्लाम में 1400 साल पहले से औरतों को और हमारी बेटियों को बराबर का हक मिलता है। दूसरी बात आई है, इन्हीं की सरकार का नेशनल हेल्थ सर्वे है जो 2019 और 21 के बीच में हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी दो शादियां जो हिंदुओं में 2.2% है, सिखों में और जैन में 1.9 है और मुसलमानों में 1.7 है। आप देश को गुमराह करते हैं। मुसलमान दो शादियां नहीं करता है, दो शादियां हिंदुओं में ज्यादा हैं। और आप मुझे बताइए, देश को बताइए बीवी को छोड़ दिया है और बिना तलाक करे हुए उनको छोड़ दिया है और उनका पूछने वाले भी नहीं हो, ना उनको कोई मेंटेनेंस देते हो, उसके लिए भी कोई कानून आएगा क्या? ये बताएं देश को। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है दो। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आपको डाटा कहां से मिला ये बताइए। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का डाटा किस संस्था ने दिया ये बताइए। वो कौन जो है वो माइक्रोस्कोप लगा के चेक कर रहा है और दो शादी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मानवर कुछ भी मत बोलिए, ये कुछ भी मत बोलिए। देखिए मैं बताता हूं आपको, नेशनल और सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर जिस समय इस्तीफा दे रहे थे उनको तो अपना अंतिम वक्तव्य पढ़ने नहीं दिए गए संसद में, उन्होंने प्रेस में जारी किया था। क्या बोल रहे हैं आप? सर नेहरू जी ने नहीं पढ़ने दिया। नेहरू जी की, मैं डॉक्टर अंबेडकर की जबानी कोट करता हूं। शादी होती है हिंदुओं में, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। अच्छा, ये बताइए ना देश को, बताइए आप कुछ और अपना काम करना चाहते हैं। अब देखिए सर, ये देखिए पढ़े लिखे पार्टी के प्रवक्ता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लंदन रिटर्न, और उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि दूसरी शादी को दूसरी जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह दिया जाता है। मान्यवर इसीलिए कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं साहब, क्या साहब आपने क्या इल्म दिया है? बताइए ना फिर, आपकी सरकार ने बाग हो गया आपका, आपकी सरकार ने उसको कहा है, आपके इल्म और फजल दोनों के आगे तो हमारा सर झुक गया साहब। ठीक है, मैं सीधे विजय शंकर तिवारी जी के पास आता हूं। तिवारी जी, आप पर आरोप लगा कि विश्व हिंदू परिषद ने तिरंगा उतार दिया और भगवा लहरा दिया। ये कमाल आपने कब किया? मुझे मालूम ही नहीं पड़ा आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बारे में। ये सबको पता है। दीपक जी, कुछ समाचार कलिमुल जी की पार्टी के प्रेस में छपते हैं और वही निकाल करके यहाँ पर लाते हैं। ये मुझे लगता है, मैं यूसीसी पर बात करता हूँ कि ये समस्या क्या है। ये कोई धार्मिक मुद्दा है क्या इनका? कलिमुल ये आपके, मुझे पता है, देश को भी पता है कि आपका एक प्रेस है जिसमें बहुत सारे समाचार छपते हैं जो केवल आप ही बता पाते हैं, बाकी और देश का कोई आदमी की उसको जानकारी नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं कि जो यूसीसी की बात हम कर रहे हैं तो इसमें आखिर इनको समस्या क्या है? जब अभी गिना रहे थे ये कि इनका इतने परसेंट, इनका इतने परसेंट शादी वाला मामला है तो मुसलमानों को सबसे कम आया, फिर आपको समस्या क्या है? मैं जब आपका सबसे कम है तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? यहां केवल शादी का बात है, 3 तलाक की बात है और आपका जो गोद लेने का विषय, उत्तराधिकार का विषय, ये सारे सामाजिक विषय। एक मिनट रुक जाइए इधर, ये सारे सामाजिक विषय। एक बात बता, मैं 3 तलाक और हलाला जैसा ये अपकृत्य जो है, ये बिल्कुल गलत काम जो है, ये कुत्सित काम जो है और कहां होता है? अगर कोई सरकार 3 तलाक और ऐसे कुत्सित कामों पर रोक लगाए तो उसमें आपको समस्या क्या हो सकती है? इसका मतलब आप चाहते हैं 3 तलाक हलाला जैसे मामले चलते रहे। हिंदुओं में सिविल ऐसा क्यों है? आप यही बता दीजिए। सर आप यही बता दीजिए ना, 3 तलाक देके मुसलमान तो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है लेकिन हिंदू सिविल कर रहा है, ये डिफरेंस क्यों है? ये हमारे नहीं देता, ये बताएंगे इस बात का जवाब। हिंदू 3 तलाक नहीं देता। आप सरकार के प्रवक्ता हैं। एक दीपक जी
दीपक जी क्यों नहीं? हिंदू छोड़ देता है, हिंदू बिल्कुल छोड़ देता है, वो सिविल, उसका सिविल है, जो औरत को छोड़ दिया उसने। अरे सुनिए और एक ही एजेंडा है, करेगा तो घुमा फिरा के तलाक हलाला पर ले आए। अरे कब तक आप इस्लाम को टारगेट करेंगे बैठ करके? सुनिए तो हम यहाँ सुनते रहेंगे ना। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो वहां संबंध विच्छेद जैसा कोई भी काम नहीं होता है। हमारे यहाँ शादियों में संबंध। अरे आप यूसीसी पर बात रखते हैं ना, भूल के कहाँ जा रहे हैं आप? पढ़िए, कानून है आपके यहाँ, और हलाला आपके यहाँ भी डिवोर्स एक्ट है। त्रिपुरा में जाइए, त्रिपुरा में है सर, डिवोर्स एक्ट है आपके यहाँ। हमारे हिंदू धर्म में जिसके लॉजिक से आप 3 तलाक की बात करते हैं, हलाला की बात करते हैं, उस धार्मिक अनुष्ठान में हिंदुओं में संबंध विच्छेद का कोई भी पार्ट नहीं है। जब शादी है तो 7 जन्म की बात होती है, वहां संबंध विच्छेद की बात नहीं होती है। साहब इन्हें करेक्ट कर दीजिए, पहले तो हलाला कोई नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, अमानुषिक काम, इस सभ्य समाज में आप हलाला और 3 तलाक जैसे व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं और इसीलिए नहीं चाहते कि ये यूसीसी आ जाए। यही तो बात है ना यार भाई, आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आपको किसी मदरसे में दाखिला ले लेना चाहिए। आपको इस्लाम के बारे में आपको ज्यादा ही जानकारी लेनी है। आप जब चाहे बोलेंगे, आपको जरूरत है। आपको जरूरत है। अरे इस्लाम के खिलाफ जो चाहे बोलेंगे आप, जो चाहे बोलेंगे। लोगों को कहते हैं त्रिपुरा में आपने मस्जिदें जहाँ बम बनाने की बात सिखाई जाती है, हिंदू परिषद ने मस्जिदें ला दी। सुधांशु त्रिवेदी जी इस पर नहीं बोलेंगे। अरे अच्छा, त्रिपुरा के मुद्दे पर हम नहीं बात कर रहे हैं। वापस यूसीसी पर आता हूँ, मैं वापस यूसीसी पर आता हूँ और सीधे चलता हूँ डॉक्टर अजीज खान के पास। डॉक्टर अजीज खान, यही दिक्कत है ना कि इससे मुसलमान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए आपकी पार्टी हल्ला मचा रही है मुस्लिम वोट बैंक के कारण। मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा? देखिए दीपक जी, मैं जो समझ पा रहा हूं पूरे स्पीच में जो आपस में बहस हो रहा है, आप बार बार ये टारगेट कर रहे हैं। साहब, मुसलमान 4 शादियों से घबरा रहा है कि नहीं करने को मिलेगा, तलाक हलाला। पहली बात तो हाला मुझे इस मुद्दे में जाना नहीं है, वो हमारा पार्टी लाइन दूसरा है, लेकिन फिर भी मैं अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना, बीइंग ए मुस्लिम मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। पहली बात तो हलाला मुस्लिम में है ही नहीं, पता नहीं कहां से आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी बात, तलाक के तरीके हैं, तलाक के कई तरीके हैं और वो अलग अलग है। मुझे लग रहा है उसमें बहुत बहस हो चुकी है। अननेसेसरी मुद्दे को इस रुख में मत मोड़ा जाए कि हलाला और तलाक और शादियों पे। देखिए यूसीसी पे बहस हो, यूसीसी क्यों? अगर वाकई में बीजेपी की नियत साफ है तो पहले ये ड्राफ्ट करें, तैयार करें, और जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग फैसिलिटीज दिए गए हैं, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं, अलग अलग जगहों के जो मुद्दे हैं उनका रुख स्पष्ट करें, उनके सारे मुद्दों को स्पष्ट करें और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सर्वधर्म बैठक बुलाएं, लोगों से राय लें। तानाशाही नहीं है सर कि किसान का बिल आप बना देते हैं, आप सब पास कर देते हैं और बाद में वापस ले लेते हैं जब 600 किसान शहीद हो जाता है। ऐसी स्थिति ना पैदा हो। कम से कम ये लोगों से राय मशवरा ले, उस पर एक सार्थक बहस हो और इनकी सोच अगर वाकई में पॉजिटिव है तो देश इस पर फैसला करेगा, देश इस पर मुहर लगाएगा। बताइए सुधांशु जी, राय मशवरा लेंगे आप? और लॉ कमीशन अभी क्या कर रहा है? देखिए भाई, लॉ कमीशन ने तो सबको लेटर लिखा हुआ है, जिसको जो राय देनी हो पूर्णता स्वागत है। बाकायदा स्ट्रक्चर्ड राय सामान्य आदमी की भी, राजनीतिक लोगों की भी और धार्मिक गुरुओं की भी। क्या समस्या है? वही तो कहा है लॉ कमीशन ने कि 14 जुलाई तक जो राय देनी हो। अजीज खान साहब, आप भी बनाइए बढ़िया बढ़िया ड्राफ्ट, अच्छे पॉइंट्स बनाइए। मौलाना साहब से भी मैं कहता हूं, नूर अहमद साहब से भी आप बनाइए अच्छे पॉइंट करिए और कहिए। इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि वो अपना लॉ कमीशन, मगर यह समस्या यहाँ पे 10 सेकंड मुझे दीजिए भाई, 1 मिनट। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है भाई, संवैधानिक आयोग है, तो वो अपने सुधांशु जी बता दें क्यों भाई? वजीर आजम ने जब लॉ कमीशन के हाथ में एक बात दे दी है
फिर ये वजीर आजम का बयान क्यों है यार? इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? अरे जनाब बहुत साफ कह रहे हैं, वजीर आजम ने कहा है कि लॉ ये कॉमन सिविल कोड होना ही चाहिए। आप नेहरू और घुमा नहीं रहे, बहुत साफ कह रहे हैं। लॉ कमीशन भी कह रहा है कि होना चाहिए। आप बताइए, सुझाव दीजिए, आपको जो चाहते हैं वो। प्लीज नूर साहब, लॉ कमीशन के अधिकार बताइए। लॉ कमीशन के अधिकार क्या है? नूर साहब आपने अपनी बात रख दी, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए ना। के अधिकार। दीपक जी मैं आप खामोश बैठने नहीं आया। अरे सर आप ही का सवाल उनसे पूछ रहा हूँ भाई। नूर अहमद साहब आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई जब प्रधानमंत्री ने राय रख दी तो लॉ कमीशन क्या करेगा? आपको कुछ समझ में लगता फेर हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अरे भाई आप सुन ही नहीं रहे। मैं वही तो कह रहा हूं, आपको साफ कर रहा हूं कि यूसीसी आना चाहिए और लॉ कमीशन इसीलिए सुझाव मांग रहा है कि यूसीसी में क्या होना चाहिए उसका सुझाव मांग रहे हैं। यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसके लिए नहीं मान रहा भाई, बहुत साफ है, इसमें कोई वो समस्या किंतु परंतु नहीं है। इसीलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप उस बात पे जो आपको लगता हो कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से वो होना चाहिए, वो मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूं अजीज खान साहब से भी, और इनसे ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर किसी का मजहबी अकीदा इतना ज्यादा दुरुस्त है तो जहां तक है सिविल से ज्यादा क्रिमिनल। अरे भाई क्या बार बार बीच में बोल रहे हैं? नूर अहमद साहब प्लीज, नूर अहमद साहब आवाज भी साफ सुनाई पड़ती है, एक दूसरे के ऊपर बोलने से किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ती ढंग से। प्लीज नूर अहमद साहब, ऐसा नहीं कि हमारी आवाज आपकी भी आवाज ढंग से नहीं सुनाई पड़ती। हाँ तो अब मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप अपने टर्न पे जो मेरी बात को काटना हो काट दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग ये कहना चाहते हैं कि साहब हमारा मजहबी अकीदा यानी धार्मिक निष्ठा इतनी जबरदस्त है कि हमारा अपना कानून रहना चाहिए, बिल्कुल, मगर जहां तक मैं समझता हूं जमीन जायदाद से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पाप और पुण्य में। जैसे हमारे यहां होता है कि भाई अगर पाप कर दिया तो ये अनुष्ठान करो, गंगा नहाओ, गोदान करो वगैरह, इनके यहां अलग अलग प्रकार की चीज है। तो क्रिमिनल में आपने क्यों इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया? आप कहते हैं मुझे तो कोई भाई मुसल्ल ईमान का मतलब होता है ईमान का पूरा, तो उसमें आधा का एक्सेप्ट कर लिया कि क्रिमिनल में तो एक्सेप्ट है मुझे चोरी करने पे हाथ नहीं कटवाने, शराब पीने पे कोड़े नहीं खाने और पत्थर भी नहीं खाने। चलिए कोई बात नहीं, आपने कहा जी हम सिविल में रखेंगे, आधे में मानेंगे तो आधे में भी पूरा मान लीजिए। तो भाई फिर आप आधे में बैंक का ब्याज देना बंद कर दीजिए, वो तो सिविलियन मैटर है ना, ये तो क्रिमिनल का नहीं है। तो आधे में भी थोड़ा सा मानेंगे, यानी सिर्फ उतना चाहिए जितने में औरतों को दबाया जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मुस्लिम पुरुषों को न हाथ कटवाने हैं, न कोड़े खाने हैं, न पत्थर खाने हैं, दारू पीने पे कोड़े नहीं खाने हैं, मगर 4 शादियों के नाम पे, गुजारा भत्ता देने के नाम पे, 9 साल की आयु में शादी करने के नाम पे वो सारी की सारी चीजें रखी। अन्यथा बता दीजिए ना, कहां से पूरी चीजों में क्यों नहीं मानने को तैयार? शादी 9 साल में हो रही है। अरे भाई कहां से क्या बताइए ना, हो रही है? अरे भाई ये लिखा तो है ना कि 9 साल में हो सकती है। अरे कहां क्या बोल रहे हैं भाई? हैदराबाद में तमाम आके करके ले जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? हैदराबाद में अरबी शेख तक ले जा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी जी के इलाके में ले जा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कहां हो रही है? 10-10, 11-11 साल की बच्चियों के कितने ऐसे उदाहरण आए हैं। राजू चतुर्वेदी जी अपनी सरकार की बात तो मानिए, आपकी सरकार कहती है कि इनका एवरेज एज बराबर है, हिंदू और मुसलमानों की एवरेज एज बराबर है, 18.7 ईयर्स है। आप अपनी सरकार के डाटा की बात नहीं मानते, सिर्फ टीवी पे आके आप गलत प्रचार करते हैं। मुसलमानों की बच्चियों की, अरे भाई मैं कह रहा हूं आप लोग हक है कि नहीं? 18.7। अच्छा ये बताइए, क्यों आप बदनाम करते हैं? कुछ भी कहिए। नूर साहब को 1 मिनट के लिए थमा दीजिए प्लीज, प्लीज सुधांशु जी, और फिर कलीमुल भाई कंक्लूड करिए। मैं कलीमुल हफीज साहब की बात का जवाब देता हूं। सुनिए जनाब, जहां से आपके असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं वहां एक नहीं दर्जनों ऐसे उदाहरण है। 10-10, 11-11 साल की बच्चियों से लेकर जो शेख जो है शादी करके ले गया, कितनों खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? वहां तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं है और कभी नहीं रही है, और अभी लगातार आपके ही खानदान की हुकूमत रही है 75 साल से। बताइए कितना एफआईआर? ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, यहीं पर रुकूंगा। अफसोस आज की बहस में मेरे पास इतना ही है।